आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चढ़े हुए सियासी पाले की। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ना विधानसभा के चुनाव है और ना ही लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन लिटमस टेस्ट के तौर पर घोसी के उपचुनाव को देखा जा रहा है और एनडीए बनाम इंडिया की जंग में दोनों ही पक्षों ने पूरी ताकत घोसी के उपचुनाव में लगा दी है। घोसी का उपचुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि दारा सिंह चौहान जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी बदलकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर वहां से विधायक बन गए। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही सीट से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में फिर से शामिल हो गए और अब यूं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की इस सीट पर समाजवादी पार्टी के ही पूर्व उम्मीदवार, लेकिन इस बार वो एनडीए की तरफ से चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जो पहले ही समाजवादी पार्टी से दामन छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं, यानी विभाजन की दो लकीरें, विभाजन की लकीर स्पष्ट दिखाई दे रही है। लकीर के एक तरफ इंडिया है जिसके तमाम घटक दल एक साथ ताकत लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में, तो दूसरी तरफ एनडीए यानी बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में भी माहौल बनाया जा रहा है और उस बार ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि घोसी के उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर देंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की इसी घोसी विधानसभा सीट की जो मऊ जनपद में आती है और जहां पर करो और मरो जैसी स्थिति हो गई है। तो क्या वास्तव में घोसी का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की तस्वीर स्पष्ट कर देगा? क्या घोसी का उपचुनाव इस बात का उदाहरण होगा या इस बात का संकेत होगा कि क्या इंडिया का गठबंधन एनडीए से लड़ने में सक्षम है? तो आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उन सभी से हम एक एक करके आपका परिचय भी करवाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हिलाल नकवी जी मौजूद है जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर मनोज पांडे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुभाष चंद्र यादव जो प्रवक्ता है सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी के, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बसपा के समर्थक है या बहुजन समाज के चिंतक करमवीर आजाद जी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अवनीश त्यागी जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए। रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज हम अपनी इस बहस की शुरुआत त्यागी जी से करेंगे। त्यागी जी, क्या ये मान लिया जाए कि घोसी का उपचुनाव का जो नतीजा होगा वो बहुत हद तक उत्तर प्रदेश में ये तस्वीर साफ कर देगा कि एनडीए से लड़ने में इंडिया कितना सक्षम है? देखिए मानस जी, कोई भी चुनाव हो या उपचुनाव हो, उसके नतीजे तो बताते ही हैं कि जनता क्या चाहती है। जनता की मनस्थिति को बताने में ये एक सैंपल है चुनाव कि जनता क्या सोच रही है। घोसी का उपचुनाव भी इसी का एक नतीजा होगा। और घोसी का उपचुनाव क्योंकि विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, विशेष परिस्थिति इन सेंस कि जो उम्मीदवार कभी भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आया, फिर वो दूसरी पार्टी में गया, फिर वहां से आया, फिर हमारे पास आए हैं और वो चुनाव मैदान में है। और अब इंडिया जिसको आप कह रहे हैं वो और बाकी सारी चीजें जुड़ गई हैं। ये चुनाव उनके बीच हो रहा है, नए हालात में हो रहा है। परंतु मैं एक बात बताऊं मानस जी कि जो गठबंधन अब सामने दिख रहा है, ये गठबंधन लगभग पहले भी था। 22 में भी कमोबेश ऐसा ही था और 19 में भी कमोबेश ऐसा ही। तो ऐसा कोई इससे ज्यादा चमत्कार होने वाला नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी भी अपर हैंड है। घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने जा रही है। इसलिए जीतने जा रही है कि अपने काम के बल पर और उम्मीदवार के बेहतर होने की स्थिति। उम्मीदवार लगातार जीत रहे हैं वहां, तो उनका वोट बैंक प्लस भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत कर रहा है। घोसी का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बेहतर है और इसका नतीजा चाहे जो निकाला जाए, पर 2024 का जो चुनाव लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का, वो उसका रास्ता बिल्कुल साफ होगा और 80 सीटें हम जीतने की तरफ जा रहे हैं। दीपक रंजन जी, क्या माना जाए? अब तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस भी खड़ी है, तमाम दूसरे भी घटक दल जो इंडिया के हैं वो भी आपको समर्थन कर रहे हैं।
ये मान लिया जाए कि तो हार जीत का जो भी फैसला होगा, जो भी नतीजा आएगा, वो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में तस्वीर साफ कर देगा। और जिस बात को कहा जा रहा है कि इंडिया का गठबंधन बेहद मजबूत और एनडीए के खिलाफ एक चुनौती पेश कर रहा है, आपको लगता है तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई हिलाल भाई को मैं बधाई देना चाहता हूं कि पुनः जो है ये प्रवक्ता बने, इसके लिए इनको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं समझता हूं ये इंडिया परिवार का बड़े मजबूती से पक्ष रखेंगे। और देखिए मानस भाई, घोसी की जनता ने मन बना लिया कि दल बदलुओं को वोट देने नहीं जा रहे, क्योंकि दल बदलुओं ने जिस तरीके से उनको ठगा और छला है और जनमत का अपमान करने का काम किया है, तो वहां की सम्मानित जनता ने, घोसी की सम्मानित जनता ने पूरी तरीके से इंडिया परिवार के जो प्रत्याशी हैं श्री सुधाकर सिंह जी, उनके तरफ पूरी तरीके से मोल्ड हो रहा है। और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि जो वहां पर माहौल है वो पूरी तरीके से सुधाकर सिंह जी के पक्ष में, डे बाय डे उनके पक्ष में लोग जुड़ते जा रहे हैं। और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की वहां पे सभा है, कल आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जा रहे हैं। मैं समझता हूं उनके जाने के बाद और तेजी से लोग सुधाकर सिंह जी की तरफ और आम जनता जो है सुधाकर सिंह जी की तरफ जुड़ेगी। और अभी हमारे भाई बैठे हुए हैं सुभाषपा के प्रवक्ता यादव जी, मैं इनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ कि अरे आप लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकते टोकते क्यों नहीं, कि किस तरीके से किन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट देखिए कहा मानस भाई कि मैं जानता हूं कि दारा सिंह जी ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, क्योंकि दारा सिंह चौहान जी जो है भारतीय जनता पार्टी से वन मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और समाजवादी पार्टी में तो आने के बाद किस लालच से वो आए थे, देखिए वहां की जनता भी जानती है और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। वो इस लालच में आए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, जिस तरीके से जो माहौल था। लेकिन ठीक है, जनता ने हमको मैंडेट नहीं दिया, हम सरकार में नहीं है। लेकिन जिस दिन सरकार नहीं बनी समाजवादी पार्टी के, उस दिन से वो छटपटा रहे थे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जाने के लिए। लेकिन उनकी छटपटाहट खत्म हुई 1 साल बाद। देखिए, जनता वहां पर बेवकूफ नहीं है। 1 साल पहले आप विधायक थे, कौन आपकी विधायकी छीन रहा था? विधायक तो आप रहते ही रहते। आप 1 साल बाद आप पार्टी बदल करके फिर आप जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल करके, जनता के ऊपर वहां पर आचार संहिता लगा करके किस तरीके से आपने बोझ डालने का काम किया, तो जनता क्या इनको सबक सिखाने का काम नहीं करेगी? वहां से जो हम लोग से बात हो रही है, नतीजा सामने आएगा, उसके बाद ही तय होगा कि जनता ने सबक सिखाया। दीपक भाई और भी मेहमान हमारे साथ हैं, हम हिलाल भाई के पास चलते हैं। हिलाल भाई, कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, अजय राय जी ने भी। दीपक भाई आता हूं आपके पास। हिलाल भाई, अजय राय जी ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया, क्या कांग्रेस मंच साझा करेगी आने वाले समय में घोसी के उपचुनाव में? बेशक क्यों नहीं करेगी। आज की तारीख में जब हम एक साथ लड़ रहे हैं, हमने जो है खुले मन से समर्थन दिया है, बिना किसी तरह के कोई सोच समझ के, ना ये इंतजार करने के कि आप हमको आमंत्रण दें, हम करें। हम साथ में हैं और इसने साथ में होने के लिए जो एक बड़े दिल के साथ साथ में आना चाहिए, उस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो घोसी में समाजवादी पार्टी के साथ आई। रही बात चुनाव की, तो देखिए जितने भी उपचुनाव होते रहे उसके ना अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो वहां क्या सत्ता दल होता है उसका कैंडिडेट जीत जाता है, ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन जो घोसी है ये थोड़ा सा भिन्न है इस मामले में। घोसी में जो दारा सिंह जी समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो घोसी में है, उन्होंने ही उनको स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ही उनको साथ जो है वो जिस तरह से सलूक किया, आपने सबने देखा है कि उन्होंने जो पूरी एक वो चल रही थी क्या सभा थी, उसके अंदर किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया था। तो जब उनकी स्वीकृति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको नहीं स्वीकार करते, भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के नेता है वो उनको नहीं स्वीकार कर रहे, तो निश्चित रूप से इसका मैसेज जो है वो जनता तक ही जाएगा ही। ये एक निश्चित बात है, इसलिए दारा सिंह जी का वहां पे हारना निश्चित है। एक बात। दूसरी जो इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर पिछले चुनाव के आप आंकड़े देखें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 42% वोट मिले थे, वो भी तब जबकि बहुजन समाज पार्टी के भी कैंडिडेट खड़ा था और उसको 21% वोट मिले थे। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी का वहां पे कोई खड़ा नहीं हुआ है, इसलिए वो अगर 21% जो है वो जाकर के समाजवादी पार्टी में जुड़ जाते हैं तो ये भारी जीत होगी। और निश्चित रूप से इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी चिंतित है। उनके यहाँ जो स्टार प्रचारक है उसके अंदर आप देख लीजिए
कौन वो नाम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने स्टार प्रचारक के तौर के ऊपर उस सीट पे इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं भेजा है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी घोसी की सीट हारती है तो ये जो है ये पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि अभी से भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार करना उत्तर प्रदेश की जनता ने शुरू कर दिया है। और ये जो ताल ठोक रहे 80 सीटों का, हमारा अपना ये मानना है कि अगर दहाई में पहुंच जाती उत्तर प्रदेश में लोकसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी, तो ये समझे कि बहुत बढ़िया इलेक्शन लड़े हैं और इनके फेवर में ही ये इलेक्शन का रिजल्ट को मान ले। अगर ये दहाई में पहुंच जाए 7, 8 ज्यादा से ज्यादा 9 सीटें इनको 2024 में उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनसे सवाल ले लेते, उसके बाद जो अपने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनके पास जाएंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश में ये मुझे लग रहा है शायद पहला ऐसा उपचुनाव है, वो भी विधानसभा की एक सीट का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी, जिसमें तमाम बड़े नेताओं के नाम है। और आप देखते हैं कि लगातार वहां पर बहुत आक्रामक तरीके से कैंपेन चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं कोई परेशानी, कोई चुनौती महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी घोसी के उपचुनाव में? मानस जी, देखिए, निश्चित रूप से वोटों के बिखराव के नजरिए से अगर देखा जाए तो जो इंडिया बना है, और कल ही वामपंथी दलों ने भी सहयोग की बात कही है सुधाकर सिंह जी के, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। वामपंथी का हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा, लेकिन घोसी में अभी भी, जहां तक मेरी जानकारी है, वामपंथी दलों का एक वोट बैंक है। बहुत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक वोट बैंक है। तो ये जो सारे दलों का जो वोटों का ध्रुवीकरण होता था, बिखराव होता था, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता था, निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम तो सपा प्रत्याशी के प्रति जाएंगे ही जाएंगे। दूसरी बात, एक चीज मानस जी, ये जो उपचुनाव होते हैं, एक तो सत्तारूढ़ दल के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। स्वाभाविक है कि उसका सत्तारूढ़ दल होने का उसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पोजीशन में सत्तारूढ़ दल रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो पक्ष तो जरूर है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो ये उपचुनाव परसेप्शन बनाने का काम तो करते हैं। इससे एक परसेप्शन बनता है, भारतीय जनता पार्टी का अगर जीता है तो वो ये एक संदेश देने की कोशिश करती है या माहौल बनाने की कोशिश करती है, और अगर विपक्ष का जीता है तो वो जताने की कोशिश करती है। लेकिन चुनाव परिणाम इससे आकलन किया जा सका, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। इसलिए उदाहरण के साथ मैं आपको बता दूं कि 19 के बाद जो चुनाव हुए थे गोरखपुर और फूलपुर वगैरह में, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव परिणाम आए वो अलग थे। तो इसलिए हार जीत का एक परसेप्शन की नजरिए से तो मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक और राजनीतिक परसेप्शन की होती है। वो एक परसेप्शन बनाने का घोसी का उपचुनाव तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, या विपक्ष को या सत्ता पक्ष को जो भी परिणाम आएंगे वो उनको थोड़ा सा एडवांटेज देंगे, या एक अपनी बात को दमदारी से रखने का या आलोचना करने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। लेकिन चुनाव परिणाम इससे आकलन किया जाए, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज एक महत्वपूर्ण ये भी होगी मानस जी, मुझे लगता है कि वहाँ दलित हैं, अति पिछले हैं, वहाँ राजभर का भी वोट बैंक ठीक है। ओम प्रकाश राजभर वहाँ पूरी तरीके से वहाँ उसको समाजवादी पार्टी को जिस ढंग से या जिस भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि राजनीति में उचित नहीं है, लेकिन वो अपने मतदाताओं को वहां पर ये एक एडवांटेज पोजीशन है, राजभर के आने से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ा एक एडवांटेज पोजीशन पर ला सकता है। तीसरी बात ये है जो महत्वपूर्ण होगी, ये देखना होगा कि मायावती अभी तटस्थ है, ना वो इंडिया के साथ है ना वो उनके साथ है, भाजपा के साथ है। ऐसी स्थिति में वहाँ दलित वोट बैंक भी ठीक ठाक है। उसका वो चुनाव परिणाम आने के बाद पता लगेगा कि बसपा की या मायावती की आने वाले 2024 के चुनाव में क्या बहार या बयार किधर बहेगी, या वो तटस्थ रहेंगी, भाजपा में जाएंगी या गठबंधन में आएंगी। इस चुनाव से ये एक संकेत या संदेश कहीं हम लोग जो मीडिया के लोग हैं या राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वो जरूर इससे निकालेंगे या कोशिश करेंगे कि बसपा का रुख क्या है। अभी तो बसपा ये बात कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन अगर वहां पर उनके दलित वोट बैंकों का रुझान किधर रहता है, वो वोट बैंक किधर जाता है, ये भी एक संदेश और संकेत देने का काम करेगी, जहां तक मुझे लगता है। मानस जी। मनोज पांडे जी पूर्वांचल से ही आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मनोज पांडे जी, जो बात प्रमोद गोस्वामी जी कह रहे, उस बात को मैं भी सोच रहा था। ताकत देखिए दोनों तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मायावती ने क्योंकि चुनाव न लड़ने का फैसला किया, हालांकि आजमगढ़ में उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए हैं, वो नहीं चुनाव लड़ना चाहती, वो अपना उम्मीदवार नहीं देना चाहती है। तो जो दलित वोट बैंक है वो क्या शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट हो सकता है, और दूसरा क्या क्या इतना परसेंटेज है कि वो निर्णायक भूमिका अदा कर सके, या मायावती के चुनाव से हटने से क्या किसको नफा किसको नुकसान देख रहे हैं आप? देखिए, मायावती जी, मैंने पिछले डिबेट में, मानस जी पहले तो आपका आभार, हिलाल सर को बहुत बहुत बधाई कि वो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता के रूप में प्रवक्ता। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, तो जहां तक देखिए ये लिटमस टेस्ट है। पहली बात तो हम लोग नोट कर लें कि घोसी का चुनाव लोकसभा के चुनाव से पहले हो रहा है, वो 1 सप्ताह का समय बचा है, तो ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट है पूरे लोकसभा के चुनाव का, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक बसपा का प्रश्न है, देखिए वोटों के गणित के बारे में सारे राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है, और वो राय लगभग एक समान है, उसमें कहीं कोई ई बट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है, तो सत्ता का एक स्वाभाविक जो लाभ मिलेगा वो सभी सोच रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक सत्ता का लाभ मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, वो बड़ी बात है बसपा के वोटों का। देखिए, इससे पहले चुनाव आजमगढ़ में पार्लियामेंट का हुआ, दूसरा भी लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। एक जगह बहन जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया और एक जगह उन्होंने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। तो बहन जी एक तरीके से अगर आप देखें तो पसंगे की तरह वो भारतीय जनता पार्टी की भी टीम हो गई है, जहां भारतीय जनता, और दोनों जगहों का चुनाव परिणाम देखिए। तो बसपा जो है, बसपा के बारे में जो मेरी समझ में आ रहा है कि अब तक उपचुनाव में, पहले बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब बड़ा टैक्टफुली वो बी टीम बन के लड़ रही है। 1 सप्ताह का समय है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। बसपा का वोट बड़ा मायने रखेगा। अगर बसपा का वोट, दलित वोट अधिक से अधिक संख्या में जिधर जाएगा वो चुनाव जीतेंगे। ये अभी 1 सप्ताह पहले ये कह पाना बड़ा कठिन है कि नहीं बसपा का वोट सपा में या भाजपा में जाएगा, लेकिन चूंकि 2 लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, एक तो ओम प्रकाश राजभर जी की, क्योंकि अगर ये चुनाव कहीं भी जरा सा भी गड़बड़ होता है तो उनका मंत्री पद चला जाएगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी स्वयं ये नहीं चाहेगी, वो 80/80 का जब नारा दे रही है तो वो नहीं चाहेगी। तो ये केन प्रकारेण, ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड पॉलिटिक्स। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रयास करेगी उसका संगठन। देखिए 40 लोगों का उन्होंने एक स्टार प्रचारक भेज दिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी बूथ स्तर तक उसके कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक प्रयास करेगी कि ये चुनाव न हारे। तो इस चुनाव में बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, और बसपा का वोट अंतिम समय में निर्णायक होगा। अभी बसपा के वोटों के बारे में कुछ भी कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी, लेकिन अंतिम समय बसपा का वोट निश्चित रूप से निर्णायक होगा। हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता भी मौजूद है। सुभाष जी, सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि प्रतिष्ठा बीजेपी से ज्यादा आपकी दांव पे लगी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, क्योंकि कहा यह गया था कि सुभाषपा क्योंकि सपा के साथ ही, इसलिए वहां पर भाजपा चुनाव हार गई पूर्वांचल में कई सीटों पर, उसमें घोसी भी एक सीट थी। एक तरीके से सबसे बड़ा जो एग्जाम है, टेस्ट पास करना है, वो तो राजभर जी को करना है। सबसे पहले तो हिलाल भाई को दिल की गहराई से पुरखलूस मुबारकबाद जो उन्हें पुनः प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा, मानस भाई, प्रतिष्ठा आप मुझे बताइए, ऐसे कौन सा चुनाव होता है, ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी होती है जिसकी चुनाव के साथ प्रतिष्ठा न जुड़ी हो? सर्वदलीय भारतीय समाज पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस हो गई, सपा होगी, आरएलडी होगी, बसपा हो गई, ये कोई भी अगर चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है चुनाव के अंदर हार जीत लगी रहती है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। यहाँ सिर्फ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ उंगली करना, इससे स्पष्ट होता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना वर्चस्व बना के रखती है। रही बात घोसी उपचुनाव की, तो मानस जी बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि घोसी का उपचुनाव एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी पिछली बार की अपेक्षा इस बार अत्यधिक ज्यादा मतों से जीत कर आने वाले हैं। 8 तारीख को मतगणना होगी, आप देख लीजिएगा। 5 तारीख को बहुत
संख्या के अंदर लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। रही बात मंत्री पद की, जो बोल रहे थे मनोज भैया, मंत्री पद जाएगा कहाँ? मंत्री पद तो मिला ही नहीं अभी, तो मंत्री पद मिला ही नहीं तो जाएगा कहाँ? पहले अब चुनाव हो जाए उसके बाद लेकिन जिस प्रकार भाई जी बिल्कुल। दूसरा, मेरे समाजवादी पार्टी के बड़े भैया दीपक रंजन जी बोल रहे थे कि हम हमारे नेता को रोकते टोकते क्यों नहीं। हम हमारे नेता को रोकते टोकने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमारे नेता बिल्कुल सही बोलते हैं। दीपक भैया, रोकना चाहिए था रामगोपाल यादव जी को कि आपकी पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जिम्मेदार पद पर है, और उन्होंने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि पिछड़े अति दलित बुद्धि दोगले होते हैं, ये आपकी राष्ट्रीय प्रमुख आती है। या तो मैं बोल सुभाष भाई, बुद्धि क्या 12 बजे? मैं बोल सुभाष भाई, बुद्धि क्या 12 बजे? दीपक भैया, फिर मैं आपकी बात में इंटरप्ट करूंगा तो आप नहीं बोल पाओगे। दीपक भैया, फिर आप इंटरप्ट नहीं कर पाओगे, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ओबीसी समाज आप मानस भैया, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। जब मैं इसके बारे में इसके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, फिर इनको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं इनको नहीं बोलने दूंगा इसके पीछे, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। चलिए बोलिए आप। दीपक भैया, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा, आपकी बारी आएगी, आप मुझसे अटैक करेगा ना, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार आप मैं देखिए उस चीज पे नहीं जाना चाहता जो सिर्फ 30 सेकंड में दे दीजिए, उसके बाद आप पूरा जवाब। नहीं, आप अपना सवाल और दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। कहा था सवाल बोल दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। हम 30 सेकंड आप कर लेंगे, आपको 1 मिनट देंगे। मैं इस सवाल पे मैं कहता हूं कि मैं उस सवाल पे नहीं जाना चाहता जो उन्होंने ओबीसी समाज के लिए कहा था, और खासतौर से आपके समाज का आप जाति सूचक सबको इंकित करके कहा था उन्होंने कि इन लोगों को बुद्धि 12 बजे के बाद आती। तो ऐसा क्यों कहा था? उस पर आपने कुछ पूछा उनसे? उस पर कहीं ना कहीं देखिए आपको पीड़ा तो ही होगी, आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं इस हक से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और जो गलत है वो गलत है, वो कहीं पीड़ा हुई हो कि नहीं? आप अपने समाज के साथ, बैकवर्ड समाज के साथ हैं कि नहीं? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देखिए सबसे पहले तो, और मेरा कोई वो नहीं, आप भी मेरे भाई। दीपक जी सबसे पहले तो ये दीपक जी सबसे पहले तो ये कि जो रोकने टोकने वाली बात है, सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव जी को रोकना चाहिए था। रामगोपाल यादव जी ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि पिछड़े अति पिछड़े दोगले होते हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ बोलना चाहिए। रही बात जो बार बार यादव वर्ग को लेकर निशाना साधने की बात आ रही है, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से डाइवर्ट करने का प्रयास करती है। मीडिया ने जो सवाल पूछा था बुलडोजर की कार्रवाई के ऊपर पूछा, तो उस कार्रवाई के संदर्भ में बात कही गई थी, और वो भी कहावत का हवाला देके मानस जी बोला गया था, क्योंकि पूर्वांचल के अंदर ये कहावत प्रचलित है। अगर आप लोगों को इतनी पीड़ा और इस कहावत के ऊपर बैन लगाने का प्रयास करिए, क्यों नहीं करते आप? कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं सरदार जी के ऊपर कि सरदार जी 12 बज गए, तब तो आप लोगों की पीड़ा नहीं होती। आज आपको यादव वर्ग को सम्मान और अपमान की बात आ गई। जब समाजवादी पार्टी सत्ता के अंदर रहती तो समाजवादी पार्टी सिर्फ सैफई, बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा के यादवों का विकास क्यों करती? बाकी के पूर्वांचल के यादवों का विकास क्यों नहीं करती? उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों के अंदर यादव निवास करते, कहीं ना कहीं यादव आपको वोट करता आया, बाकी के यादवों का विकास नहीं। तो जो बात बोली गई थी वो सिर्फ अखिलेश यादव जी के संबंध में बोली गई थी, इसको कहीं और डाइवर्ट करने का प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि वास्तविकता अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है, क्योंकि 12 बजे सो के उठते हो, उसके बाद में बाकी कार्यक्रम करते रहते हैं। अखिलेश यादव जी के ऊपर बोली गई थी कि समीज के दायरे में रह करके बात करो। तरकीब बात कर रहे हो, इस तरह की मुझे बोलना चाह रहे, मुझे इंटरप्ट किया जाएगा तो क्या मतलब? जरा सा भी अगर जरा सा भी मान स्वाभिमान है, जरा सा भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो मैं मान लूंगा, मैं मान लूंगा इस तरह की बात। अब अरे आपके पास वो नहीं बोल रहे, आप मत मानिए उत्तर प्रदेश की जनता आपको दिखा देगा, आपको 17 हराया, 19 हराया, 22 हराया, उसके बाद भाई इलेक्शन आपको आगे बढ़ा रहा है। आप मत मानिए, उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है ना, उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है समाजवादी पार्टी की बुद्धि 12 बजे खुलती है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता जान रही है, आपकी मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश की जनता मान रही है ना, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं मानती है। 17 हराया, 19 हराया, 22 उत्तर प्रदेश की जनता ने जमुना समाजवादी पार्टी के तभी तो मैं बोल पाऊंगा, जब तक ये लोग तब तक कैसे बोल रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा का इस्तेमाल करोगे आप?
चलिए कोई किसी के खिलाफ भाषा का इस्तेमाल न करे। मानस जी, अगर आप किसी को समय दे रहे हैं तो उसके बीच में इस तरह से इंटरेक्ट होगा तो ठीक नहीं। अपनी बारी में बोलिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। उसमें क्या होता है कि जो दूसरे दीपक रंजन जी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तो दीपक रंजन जी अपनी बारे में भी बोले और उसके बाद में दूसरे के बारे में भी बोले, तो ठीक नहीं है ना। एक डिबेट के रेफरेंस तो मना के रखना पड़ेगा। अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज, अपनी अपनी बारी। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे इस बात का खंडन, इस बात का खंडन, इनसे पहले खंडन करा इस बात को मानस भाई। मैं अपने राष्ट्रीय कोई खंडन नहीं करेंगे। नहीं सुन सकता। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है। मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। 12 बजे तक बुद्धि 12 बजे बुद्धि खुलती है और आप उसको कोई यादव को करेंगे टारगेट करने के लिए। अखिलेश यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। 12 बजे बुद्धि खुलती है उसकी। अगर 12 बजे बुद्धि नहीं खुलती, 17 नहीं हारते, 19 नहीं हारते, 22 नहीं हारते, 50 में आजमगढ़ का भाई निकल हार के चले आए, तो बुद्धि का परिणाम है ना। अगर समय से उनकी बुद्धि खुल जाती तो 22 क्यों हारते, 17 क्यों हारते, 19 क्यों हारते? बुद्धि का ही परिणाम है, ये बुद्धि का ही परिणाम है। अखिलेश यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अखिलेश यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अखिलेश यादव की बुद्धि 12 बजे खुलती है। तो बुद्धि ने ऐसे क्या 2022 अपनी आपके पास नॉर्थ में बैठे हुए हैं, वो बुद्धि नहीं है, हम क्या बुद्धि देंगे? सुभाष, दीपक भाई एक मिनट, दीपक भाई प्लीज एक मिनट। सुभाष जी, आप तो अखिलेश यादव को खंडन कर रहे थे, तब आपको नहीं पता था कि अखिलेश यादव जी कितने सो के उठते हैं? मानस जी, अखिलेश यादव जी मुझे पूछना चाहता है कि जिन पिछड़े अति पिछड़े, जिन दलित और जिन अति दलितों की बात करते हैं, मानस जी अखिलेश यादव जी से ये भी पूछने का, प्रवक्ता से पूछिएगा कि जिन पिछड़ों की बात करते हैं, जिन अति दलितों की बात करते हैं, अति पिछड़ों की बात करते हैं, क्यों नहीं इनको राजनीतिक हिस्सेदारी देते? क्यों नहीं आरा को टिकट दिया? क्यों नहीं को टिकट दिया? क्यों नहीं पटेल को टिकट दिया? क्यों नहीं को टिकट दिया? क्यों नहीं प्रजापति को टिकट दिया? समाजवादी पार्टी खाली इनका वोट लेगी, इनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देगी, इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगी। ये पिछड़े अति दलित और दलित सिर्फ मोर्चे में वोट देंगे, इनको भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है। समाज मुद्दे आगे बैठे हुए लोग, इनको इनका हल नहीं होता। सुभाष जी, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज डिबेट को कंटिन्यू होने दीजिए, वरना डिबेट हो जाएगी और इस चर्चा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। रोहित अग्रवाल जी, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, यानी एक बात तो स्पष्ट है, अगर लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी घबराई, उसने 40 स्टार प्रचारक उतार दिए, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम बड़े नेता, लेकिन उतना ही जोर तो आप भी लगा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन एक ताकत दिखाने की तो कोशिश की जा रही है ना इंडिया की तरफ से भी कि हम सब एक हैं। तो अगर कोई घबराहट नहीं है तो ये ताकत दिखाने की क्या जरूरत है? देखिए मानस जी, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन के कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह जी, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है, वरना उपचुनाव के अंदर 40 स्टार प्रचारक कौन उतारता है आप भी जानते हो। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि ये चुनाव जबरदस्ती जनता पे थोपा गया है और जनता के पैसे की बर्बादी है। क्योंकि जो विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हमारे यहाँ आया था सत्ता की मलाई चाटने के लिए, उसको लगा कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आया, भारतीय जनता पार्टी को उसने कोसा। उसके बाद आज वो फिर स्थिति क्या हो गई कि वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए जब उसने देखा सरकार नहीं बनी तो वापस चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए ना कि भाई जो आदमी आपको कोसता है, बोरी भर भर के गालियां देता है, अभी सुभाष यादव जी अभी समाजवादी पार्टी को अपशब्द कह रहे हैं, यही अपशब्द ये कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है जिस तरीके के अपशब्द इन्होंने भारतीय जनता पार्टी कहे हैं वो तो शायद मतलब बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी का स्तर सबको दिख चुका है। और अगर मैं आपको बता दूं कि देखिए पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको इसको ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे आप, तब तो आप इसको सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल या जो बताना है वो बताइए। लेकिन अगर आप इंडिया वर्सेस एनडीए लड़ेंगे तब तो ठीक है। और अगर प्रशासन वर्सेस इंडिया लड़ रहा है, जो हमने पहले के उपचुनाव में देखा है कि प्रशासन वर्सेस इंडिया लड़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होगा तब प्रशासन वर्सेस इंडिया नहीं हो पाएगा, तब तो एनडीए वर्सेस इंडिया करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी। देखिए सत्ता में रहते हुए अगर आप मुद्दों की बात ना करें वहां पे क्षेत्र के अंदर, और खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि दारा सिंह चौहान ने एक पैसे का काम नहीं किया,
अब इससे ज्यादा क्लियर मैसेज क्या देंगे? मैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को बहुत अच्छा नेता मानता हूं। मैं तो मानता हूं ओम प्रकाश राजभर जी दूरदृष्टि वाले नेता हैं। हम लोग के साथ आए थे वो गठबंधन में और उन्होंने अच्छा काम किया था। अब उनकी अपनी मजबूरियां होंगी जो वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। वो सत्य तो बोले, उन्होंने कम से कम कहा तो कि दारा सिंह चौहान ने 1 रुपए का काम नहीं किया, भाई मैं तो एनडीए के लिए वोट मांग रहा हूं। तो जो उस विधायक ने जनता के साथ ठगी की हो, जनता को चुनाव में दोबारा ढकेला हो, जनता के पैसे की बर्बादी कर रहा हो और जिसने 1 पैसे का काम ना किया हो, ऐसे विधायक को कौन जिताएगा? अब बताइए कौन वोट देगा उसको? तो ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जमीन खो चुकी है घोसी के अंदर। और ये 1:1 चुनाव है, क्योंकि इसमें बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। तो ये भी स्थिति बिल्कुल साफ है कि ये 1:1 इंडिया वर्सेस एनडीए है ये। और इंडिया वर्सेस एनडीए में अगर प्रशासन का एंट्री नहीं होती है, अगर इन्होंने बूथ कैप्चरिंग और बूथ लूटने जैसी घटनाएं नहीं की, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी बच पाना मुझे लगता है कि संभव नहीं होगी। चलिए ठीक है रोहित जी, चुनाव के नतीजे बताएंगे। करमवीर आजाद जी मौजूद है। करमवीर आजाद जी, फिर वही सवाल जो घूम घूम करके आता है कि बहुजन समाज पार्टी का स्टैंड कभी क्लियर नहीं रहता। आजमगढ़ में जब भाजपा को चुनाव जितवाना होता, सपा करवाना होता, तो ऐसा लोग कहते कि वहां वो कैंडिडेट दे देती उपचुनाव में। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लिस्ट को देख करके वो तमाम मुस्लिम उम्मीदवार उतार देती है वोटों का बंटवारा करवाने के लिए। अब घोसी के चुनाव में मैच कांटे का फंसा हुआ है और मायावती ने इससे विड्रॉ कर लिया अपने आप को। फायदा किसको, नुकसान किसको? करमवीर आजाद जी। करमवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी आप जी मानस भाई, अभी जो है मैं देख रहा था हमारे दीपक भाई, सुभाष चंद्र यादव भाई आपस में बहुत एक ही मुद्दे पे बहुत ज्यादा वाद विवाद कर रहे थे। मुझे एक कहानी याद आ गई। एक्चुअली एक जेठ का महीना था, एक बरगद का पेड़ था और दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक पंडित जी जो है बेचारे अपना कहीं से कथा वाचन करके आए और जेठ के महीने में वहां पे छहाने लगे। तो छहाने लगे तो अब उनको बहुत पसीना, थोड़ा आराम मिला। इतने में दूसरी तरफ से एक मुल्ला जी जो है चले आ रहे थे और मुल्ला जी ने देखा तो पंडित जी को मजाक सूझा। तो एक चिड़िया उस पे चींची चींची कर रही थी। तो पंडित जी ने कहा, मुल्ला जी देख रहे हैं ये चिड़िया राम 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 कर रही है। तो वो जो है मुल्ला जी गुस्सा गए, कहे लाहौल मिला कुवत, ये जो है अल्लाह मियाँ कह रही है। अब इत्तेफाक से एक बेचारे जो है जो सब्जी बेचने वाला था वो आ रहा था, बनिया बिरादरी का था, वो साइकिल से वो भी वहां पहुंचा। ये दोनों लोगों की बहस सुन करके वो ठहर गया और पूछने लगा कि भैया आप लोग क्या कह रहे हो? तो वो दोनों लोगों ने कहा कि ये चिड़िया राम राम कह रही। वो कहे नहीं, ये चिड़िया अल्लाह मियाँ कह रही है। अब वो गुस्सा गया, उसने कहा आप हैं गधे पंडित जी से, और उनसे कहा आप हैं बेवकूफ, क्योंकि ये न चिड़िया राम राम कह रही ना अल्लाह मियाँ कह रही है। चिड़िया कह रही है लहसुन प्याज अदरक, लहसुन प्याज अदरक। तो अपनी अपनी दफली, अपना अपना राग। यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और वो जो है वो तो आने वाला वक्त बता देगा। और रही बात एनडीए बनाम इंडिया की, जिस बात पे आज चर्चा है और घोसी विधानसभा के उपचुनाव की, तो मैं आपको मानस भाई बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि एनडीए के 36 घटक दल है, 36 घटक दल है और इंडिया में अभी केवल 24 घटक दल है, 24 या 26 घटक दल। तो ये कहना कि मतलब सारी राजनीतिक पार्टियां जो है भयभीत हो गई हैं, इकट्ठी हो रही है, वो हो रही है। अरे आपके पास तो 36 घटक दल है पूरे भारत में 24 के चुनाव के लिए, तो आप भयभीत नहीं है। और रही बात आपने कहा स्टारक प्रचारक, देखिए ये बहुत, मैं बार बार इस चीज का मैं हर मंच से बीजेपी की बड़ाई करना चाहता हूं कि चुनाव वो प्रधानी का हो या प्रधानमंत्री का हो, वो पूरी ताकत झोंक देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
पूरी ताकत झोंक देते हैं, और दलों के लोग जो है, और दलों के लोग वो ताकत नहीं झोंकते, वो इंतजार करते रहते हैं समय। तो ऐसे में देखिए, अब दलित वोटों का बंटवारा होना, बिखराव होना, कि अगर वहां से बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है तो दलित कहां जाएंगे। और चूंकि वहां पे दारा सिंह चौहान एक बार बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, और उन्होंने कितना काम किया वहां की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और अभी सुरेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से नए चेहरे हैं, वो लड़ रहे हैं, और कितने वादे कर रहे हैं, क्या करते हैं। देखिए, अंतोगत्वा मानस भाई, पीसी जानी तो आम जनता ही है, चाहे वो कावत खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना जनता को है। अब देखना ये है कि आने वाला जो उपचुनाव का परिणाम क्या होता है, ये तो जनता ही तय करेगी। बीजेपी प्रवक्ता त्यागी जी हमारे साथ काफी देर से मौजूद है, उनके पास दोबारा से चलते हैं। त्यागी जी, देखिए, एक सवाल जो बार बार उठाया जा रहा है कि एक तो जो आपके कैबिनेट मंत्री है AK शर्मा जी, उनका गृह जनपद है मऊ, ओम प्रकाश राजभर ने पूरी ताकत लगा रखी है, वो लगातार वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है, आपके घटक दल तो साथ में है ही है, फिर भी 40 स्टार प्रचारक मैंने कभी नहीं सुना अब तक के अपने इतने बड़े करियर में कि एक विधानसभा के उपचुनाव में 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की जाए, पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं कुछ तो चुनौती आपको महसूस हो रही है, कहीं मन में कुछ तो आशंका या शंका रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा पलट करके आए हैं दारा सिंह चौहान, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर काम ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को ये मन में आए कि ये तो दल बदलू है, ये पहले सपा में, बस भाजपा से सपा में गए, सपा से फिर भाजपा में आ गए, तो कहीं कुछ असहजता महसूस हो रही है त्यागी जी? मानस जी, मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, ना तो वो किसी चुनाव को, उपचुनाव को, छोटा हो या बड़ा हो, उसे हल्के में लेती है, ना एक एक वोटर को हल्के में लेती है। जनता का एक एक वोटर, जनता, प्रत्येक वर्ग का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए अति सम्मानित है। उनसे संपर्क करना, उनसे मिलकर जुलना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये कहीं वैसी बात नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न को देखिए कि किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है, पूरी गंभीरता से लेती है। सारे लोग एक साथ उतरते हैं, कार्यकर्ता उतरते हैं, बड़े नेता उतरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो अहंकार नहीं होता कि जो ये कहे कि हम उपचुनाव में नहीं जाते, हम उपचुनाव नहीं लड़ते, और फिर मुंह के बल गिरते हैं और फिर उपचुनाव में जाना शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता ऐसे नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता गंभीरता से एक नीति, एक रीति पर चलते हैं और उस नीति पे अमल करते हैं। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी को कोई घबराहट कहीं किसी चीज की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा अपने वर्कर पर है, अपनी जनता पर है और अपनी सरकार के कामकाज पर है। जिस तरह से प्यार लगातार 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो और मिलेगा, और घना हुआ है। सुभाषपा जी आई है और घटक दल हमारे बड़े हैं, इस घटक दलों का प्यार हमारे से बड़ा है, इससे हमें कहीं कोई घबराहट नहीं है। ये तो विपक्षी दल के नेता हैं, जो विपक्ष के हैं, वो उनके हारने के अभी से ढूंढने लगे हैं कि प्रशासन होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी। और हिलाल भाई का मैं सम्मान करता हूँ, हिलाल भाई को मुबारकबाद देना मैं भूल गया था, उन्हें मुबारकबाद फिर दे रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया और अपना पद बरकरार रखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको हिलाल भाई ये चीजें बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, उनमें कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। उनको जो कमल दिखता है या जो उनका नेतृत्व उनको वो देता है, उसमें थोड़ा कहीं मनभेद हो सकता है छोटा मोटा, पर मतभेद कहीं नहीं होता। पूरी ताकत से लड़ते हैं और ये कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ताकत, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, जो हर चुनाव में लगातार दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। और एक मेरे साथी अभी कुछ बोल रहे थे कि सुभाषपा के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने जो कुछ कहा और फिर मेल कर लिया। मैं उनको याद दिलाना चाह रहा हूं कि उनके पार्टी के जो पूर्व मुखिया है, जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो ये कहते थे कि सपा का, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा, समझो उसमें गुंडा। तो उस पार्टी के प्रति क्यों समर्पण कर दिया? ये समय के साथ हालात बोलते हैं, वो अपने गृहबान में झांके, इधर उधर न झांके,
फिलहाल घोसी उपचुनाव है। घोसी उपचुनाव में पूरी पार्टी, पूरा एनडीए गठबंधन पूरी ताकत से, पूरी तत्परता से जनता के बीच है और जनता का आशीर्वाद लेगा अपने कामों पर, अपने नेताओं पर और अपने नेताओं की नीयत पर और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं पर। आनंद भाई, मैं एक मिनट 10 सेकंड बता दूं। अवनीश जी ने मेरे ऊपर ही टिप्पणी की है, तो मैं 10 सेकंड जरा सा बता दूं। मैंने आपका हमारे नेता ने तो सिर्फ गुंडा कहा था, कोई नाम नहीं लिया, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ आपने अवनीश कहा, जी वो किसी ने कहा, अभी मैं बीएसपी उसने के कहा तो अभी उसके बीएसपी के भीतर क्यों नाम लिया और किस तरह से उन्होंने क्या कहा था और कैसे समर्पण करे पड़े हैं, तो अंदर मन में उन्हें झांकना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नीति में जो आए हैं उनका स्वागत हम कर रहे हैं। उनको दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले भीतर झांक लेना चाहिए। नहीं, आपने अवनीश जी क्या समझा है कि जो है क्या अभी जो बीएसपी वाले स्टोरी सुना रहे थे, वैसी स्टोरी मैं भी सुनाऊंगा, आप कुछ भी कह के चले जाएंगे और मैं आराम से सुनता रहूंगा। अरे मुझे नहीं पता है आपने किसको टिप्पणी की है, तो आप सुन तो लीजिए, कम से कम जवाब तो जब कहिए तो कम से कम हिम्मत रखिए सामने से कहने की हाँ कहा है मैंने। पीठ पीछे वार नहीं किया जाता है, सामने से कहिए कि हाँ चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। इस बयान को बिल्कुल पूरी हिम्मत से कहिए। भाई इतना घबराना क्यों है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। हम उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, हम नाम नहीं लेना चाह रहे। हमने कहा कि ये कहा है जिसपे सपा का झंडा, ये आप समझते हैं, जिसको दर्द हो रहा है उसको दिक्कत हो। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश है, आपको मालूम है कि चौधरी अजीत सिंह जी का देखना चाहिए कि कहाँ वोट हो रहा है, कहाँ किसका मिल हो रहा है। भीतर झांके तब दूसरे पर। मैं अवनीश जी आपको बता दूं कि अजीत सिंह जी ने तो एक ही शब्द इस्तेमाल किया था जिसको आप लोग आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हम उनके साथ गठबंधन में नहीं थे। पर ओम प्रकाश राजभर जी ने ना, जो बोरे होते हैं ना, बोरे जिसमें हम लोग धान और गेहूं रखते हैं, उन बोरों को भर भर के आपको गालियां दी थी और ऐसी ऐसी गालियां दी थी जिनको इस चैनल पे कहा नहीं जा सकता है। चौधरी साहब ने क्या कहा था वो तो हम आप इस चैनल पे डिस्कस कर लेते हैं, पर ओम प्रकाश राजभर जी ने जो आपको गालियां दी थी उनको मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अगर कहूंगा तो मानस भाई कहेंगे कि भाई मुझे तो म्यूट करना पड़ेगा, बीप लगानी पड़ेगी। तो कम से कम इस स्वेच्छा को रखिए कि कम से कम जब आपको पता है कि एके शर्मा जी का वो गृह जनपद है और आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी में कितनी जबरदस्त फूट है इस समय कि किस तरीके से दारा सिंह चौहान को हरा के एके शर्मा के कद को ध्वस्त किया जाए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इंटरनल फूट है, केवल आप सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि दूसरा बिखर रहा होगा। ये इस तरह की कपोल कल्पित आपके मन में भावनाएं आ रही होंगी, ऐसा कहीं नहीं है। और जो आप कह रहे हो कि उसने जो कुछ कहा, क्या कहा, मैं आप भी वरिष्ठ को कह रहा हूँ। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, वरिष्ठ की बात नहीं कह रहा। आप जो कह रहे हो, जो अजीत सिंह जी ने कहा था, अगर मैं वो सारी बातें खोलूंगा तो आपको भी दिक्कत होगी। मैं ये सारी चीजों को, क्योंकि डिबेट उस मुद्दे पर नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ चौधरी साहब के एक दोस्ताना संबंध थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ चौधरी साहब के एक दोस्ताना संबंध थे और जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता से और घटक दलों की एकजुटता से। ये बेचैनी हो रही है, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए सच्चाई तो ये है कि आप भी जानते हो कि एके शर्मा जी का गृह जनपद होना है कितना बड़ा गुनाह हो गया है वहां पे, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी फूट है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपको भारतीय जनता पार्टी स्वयं दारा सिंह चौहान को हराने के लिए काम कर रही है। ये तो आप खुद जानते हो, भारतीय जनता पार्टी स्वयं दारा सिंह चौहान जी को हराने के लिए काम कर रही है। ऐसी स्थिति में कैसे जीतेगा आपका कैंडिडेट? और आपका तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तब से लेके आए हो, भारतीय जनता पार्टी का उधार का कैंडिडेट लेके आए हो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर आपको इसी कैंडिडेट को रिपीट कराना था तो उसको इस्तीफा क्यों दोगे? रोज जी प्लीज रुक जाइए। दीपक जी, ये कहा जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अगर बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर है तो सपा के पास रामअचल राजभर है। घोसी के उपचुनाव में ये भी कहा जा रहा है। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे बड़े कद के नेता रामअचल राजभर उनसे मुकाबला कर पाएंगे? वो वहां पर राजभर मतों को क्या मोटिवेट कर पाएंगे आपकी तरफ? देखिए मानस भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको वहां की सामान्य जनता तय करती है कि किसको बड़ा करना है किसको छोटा करना है। अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय अवनीश त्यागी जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को, चाहे बाय इलेक्शन हो, चाहे नगर निगम चुनाव, चाहे छोटा चुनाव, चाहे बड़ा चुनाव, अपने छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को
तो मैं बड़े अदब और लिहाज के साथ पूछना चाहता हूँ अनिश भाई से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे घोसी उपचुनाव में? क्या गृह मंत्री जी आएंगे घोसी के उपचुनाव में? क्या रक्षा मंत्री जी आएंगे घोसी के उपचुनाव में? क्या परिवहन मंत्री जी आएंगे घोसी के उपचुनाव में? क्या स्मृति ईरानी जी आएंगी घोसी के उपचुनाव में? अगर बड़ा छोटा कुछ नहीं मानते तो उतारना चाहिए सबको वहां पर। अब बचाए कौन है? देखिए, अगर इन लोगों ने काम किया होता मानस भाई, और काम के आधार पर अगर ये लोग जनता के बीच में जाते तो निश्चित रूप से जनता इनको तवज्जो देती, इनको तरजीह देती। लेकिन काम तो चूंकि इन्होंने किया नहीं। आज अभी लोगों के बीच में जा रहे हैं कि बड़े से बड़ा नेता, चाहे इन्होंने 40 नहीं 400 का भी पैनल बना करके अगर इन्होंने भेज दिया होता, ये जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता इनको सीधे नकार रही है घोसी में। जनता इनसे जवाब चाह रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी में, महंगाई में, ये कोई जवाब नहीं देते बन रहा है। आज चुनाव जो है मानस भाई जाति विशेष में नहीं होना चाहिए, चुनाव काम पे होना चाहिए। अगर इन्होंने 6 साल काम किया होता तो इनको किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं थी कि 40-40 इन्होंने अपने स्टार प्रचारक उतार दिए। अभी हमारे बड़े भाई अवनीश भाई ने कहा कि बड़ा छोटा, अरे काम से बड़ा कोई व्यक्ति होता है क्या? अगर अवनीश भाई आपने काम कर दिया होता 6 साल में उत्तर प्रदेश में, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम कर दिया होता, महंगाई कंट्रोल कर ली होती, बेरोजगारी की दिशा में कोई काम कर लिया होता, और स्वास्थ्य की दिशा में कोई काम कर लिया होता, लोगों के बीच में जाते तो निश्चित रूप से हाथों हाथ जनता आपको लेती। लेकिन जनता ने स्वीकारता, जनता, अब दीपक जी अब मेरी बात सुन लीजिए, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं आपको जी, मैं जवाब आपको ये दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जनता प्यार कर रही, जनता प्यार नहीं कर रही, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखता। आप नतीजे आने दीजिए, 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जनता प्यार कर रही है, और जनता 2014 से लेकर लगातार प्यार कर रही है और लगातार प्यार बढ़ता जा रहा है। भैया मैंने और जहां तक आप उतरने की, सुनिए दीपक, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूछा कि मोदी जी आएंगे कि नहीं, मैंने ये पूछा मोदी जी आएंगे कि नहीं, अरे मेरी बात सुन लीजिए, आपने कहा मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए दीपक जी, मैं उसी को बता रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए, आप बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए दीपक जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, अभी मैंने बात शुरू करी है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी की भी जरूरत पड़ी तो वो आएगा, परंतु ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, जनता का प्यार मिल रहा है, जो कैंडिडेट वहां उतर रहे हैं वही पर्याप्त थे, प्रदेश का नेतृत्व ही पर्याप्त है कि जनता जिता रही है, और सब पर्याप्त है। आप अपना बताइए कि पार्टी में कौन प्रचार करने जा रहा है, तो आप जानते हो, आपके जरूरत पड़ेगी वहां आएंगे, ये क्या बात है? दूसरे की पार्टी में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, डर बैठ गया, उनकी जरूरत जब पड़ेगी, जब आप सब आएंगे, हमारे यहाँ आने से परेड नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता कि हमारे यहाँ नहीं जाते, हम उपचुनाव में नहीं जाते, हम उपचुनाव में नहीं जाते, ऐसा हमारा कोई नेता नहीं कहता। आपका जो अहंकार था, समाजवादी पार्टी नेतृत्व का जो अहंकार था कि हम उपचुनाव में नहीं जाते, मनीष भाई कुछ नहीं सुनाई दे रहा है कि आप जाएं और जनता के बीच में रहना सीखें। भाई प्लीज शांत हो जाइए, त्यागी जी प्लीज हिलाल भाई से सवाल ले रहे हैं। हिलाल भाई, जिस तरीके से मायावती ने अपने आप को विड्रॉ किया इस चुनाव से, ये बताया गया जब यहाँ वहां के जो जाति समीकरण कहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की वहां संख्या बहुत है और वहां पर दलित मतदाताओं की संख्या भी बहुत है। निश्चित तौर पर आपने जो एक अपना एक मंच तैयार किया इंडिया का, वाम दल भी समर्थन कर रहे हैं, आप भी है, लोक दल भी है, समाजवादी पार्टी के तो कैंडिडेट भी है, जो दलित वोट बैंक है, क्या आपको लगता है कि मायावती के चुनाव में ना उतरने से ये वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है? मानस भाई देखिए, इसको अगर आप अभी वोट बैंक की तरह से देखेंगे या इसको इस तरह से देखना चाहेंगे तो ये कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस चुनाव से हमको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि कौन सा वोट जो है वो किस गठबंधन के साथ जा रहा है। मायावती जी के चुनाव में न उतरने से निश्चित रूप से जो वोटर मायावती जी को वोट देता था वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा होता था, इससे क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसके ना भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल थी, तो अगर सत्ता दल के खिलाफ वोट कर रहा है व्यक्ति तो वो निश्चित रूप से जिसको वोट कर रहा है तो वो सत्ता दल के खिलाफ ही वोट जा रहा है। तो अगर वो सत्ता दल के खिलाफ वोट जा रहा है तो इस बात को मान लेने में हमें इतना सा भी कोई संकोच नहीं है कि वो वोट जो है वो जो इंडिया का कैंडिडेट होगा उसकी तरफ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि रही बात दलित लोगों का कह रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट है उनकी बात रही,
तो जिस तरह से शेड्यूल कास्ट लोगों को प्रताड़ित करने के लिए मध्य प्रदेश में एक पूरी प्रयोगशाला चल रही है, जैसे मणिपुर में किस तरह से जो आदिवासी हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको परेशान करने की एक प्रयोगशाला चल रही है, बिल्कुल उसी तरह से दलितों को प्रताड़ित करने के लिए एक पूरी प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसकी जानकारी हमारे समस्त दलित भाइयों को बखूबी है। इसके पश्चात वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ क्या कहीं भी नहीं वोट करेंगे, ये बात तो एक निश्चित रूप से जान जाएं। और हम सब लोग जानते हैं कि आज की तारीख में जहां जहां भी दलितों का अगर उत्पीड़न की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता जो है वो बहुत सी जगहों पर पाए गए हैं। ये हम दोनों लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सारा समाज इस बात को जानता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात इसमें जो ये है कि अवनीश भाई हमारे बड़े भाई हैं और उनको हमने कभी इस तरह से गुस्से में देखा नहीं। आज गुस्से में देखा तो अच्छा लगा, उनको भी गुस्सा आता है, वो भी अपनी बात को जो है वो जोरदारी से कह सकते हैं। अवनीश भाई, जब स्टार प्रचारक की बात की जा रही है तो ये तो अभूतपूर्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई आज से तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी, आजमगढ़ का भी चुनाव हुआ था, वो तो लोकसभा का वहां के चुनाव था। क्या वहां पर इतने स्टार प्रचारक आपने दिए थे? नहीं दिए थे आपने स्टार। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गए थे। बस एक सेकेंड, हर जगह जाते हैं। बस हम पूरा कर लें। बस पैटर्न है भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बेहतर जानता हूँ आपसे ज्यादा, क्योंकि मैं उस पार्टी में से जुड़ा हूँ फिलहाल। भारतीय जनता पार्टी हम बस बात पूरी कर ले, 1 मिनट हम बात पूरी कर ले अमरीश भाई। तो यहाँ के ऊपर जो है, और ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जो होता है उसको पूरी ताकत से लड़ती है। और क्यों ना लड़े? कौन सी वो ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? चाहे वो धन बल हो, और चाहे वो बाहुबल हो, और चाहे वो प्रशासन का बल हो। तो जब इतना बलवान व्यक्ति है तो वो अपनी ताकत तो दिखाएगा ही दिखाएगा। किस लिए इन्होंने इतनी ताकत को जो अर्जित किया है वो किस लिए किया है? क्या करेंगे उस ताकत का? वो इन्हीं सब जगहों पर तो दिखाने के लिए किया गया है। लेकिन जो जनता की ताकत है उसके आगे ये सारी ताकतें छोटी पड़ जाती हैं। हमें इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव इतनी ही दमदारी से लड़ती है जब से इनको सत्ता प्राप्त हुई। सत्ता प्राप्त होने के बाद इनको वो चीजें प्राप्त हो गई हैं कि अब ये चुनाव लड़ने के लिए इनको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। ये 40 नहीं 400 स्टार प्रचारक जो हैं उनको घोषित करके और उनको हेलीकॉप्टर से ला करके घोसी विधानसभा लड़वा सकते हैं। हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं। हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं कि इलेक्शन को ये अपनी ताकत से जीतना चाहते हैं, अपनी नीतियों से नहीं जीतना चाहते हैं। अगर नीतियों से जीतना चाहते होते तो इतनी ताकत की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास स्पष्ट नीति है तो आप इतनी ताकत की आवश्यकता नहीं रखते हैं। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है और वो जानती कि वो हार रही है। आप आज की तारीख में मानस भाई लिख लीजिए कि वो ये चुनाव हार रहे हैं घोसी में सिर्फ और सिर्फ। अगर सुधाकर जी की बात की जाए तो आप पिछले उनके रिजल्ट उठा करके देख लीजिए कि जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे तब भी वो किस तरह से लड़े थे। तो वो अपने आप में कैंडिडेट भी मजबूत है। जी अमरीश भाई बताएं। फिलहाल भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जो कह रहे हैं कि पूरी ताकत, ये ताकत पहले भी तब आपको दिख नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से ही काम करती है और पूरी गंभीरता से काम करती है, जनता के बीच रहने का काम करती है। और जनता से जो प्यार मिलता है ना, जनता से प्यार जब मिलता है जब उससे जुड़ाव होता है। आपको मैं बुरा लगेगा थोड़ी सी बात कि जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो कभी होती थी, जिसको अपने पे बड़ा गुमान था बड़ी पार्टी का, जब उसने जनता से दूरी बनाई तो जनता से दूर हटके कोने में पहुंच गई। आज उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, ये मेरे से छिपी ना आपसे छिपी, किसी से नहीं छिपी। अब आप दूसरे की पूंछ पकड़ के तैरने की तैयारी कर, इसलिए कि अहंकार हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अहंकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को अहंकार नहीं। वो जनता के बीच चाहता है, जनता के बीच वोट मांगने से उसे डर नहीं है, उसको वोट मांगने से कोई हिचक नहीं है। वो जनता के बीच वोट जाता है, अपने कामों के लेके जाता है, अपनी नीतियों के लेके जाता है। और जनता से जब प्यार मिलता है उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। उसमें कहीं हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और लोकतंत्र में एक बात सुनिए हिलाल भाई, आप बहुत प्रोफेसर हैं, बड़े काबिल आदमी। आप इस बात को जानिए कि जनता को न बेवकूफ बनाया जा सकता है, न मूर्ख समझा जा सकता है। जनता भारतीय प्रदेश की और देश की जनता बड़ी महान है और बड़ी समझदार है, और बार बार ये साबित करती रही है कि वो कितनी परिपक्व है। भारतीय जनता पार्टी से जो प्यार मिला है इसीलिए मिला है जनता को कि जनता का प्यार निरपेक्ष भाव से मिल रहा है, योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। न कार्यकर्ताओं में गुमान है, न नेताओं में कोई गुमान है।
जब नीतियां अच्छी होती हैं, नेताओं की नीयत अच्छी होती है और कार्यक्रम जन कल्याणकारी होते हैं, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरह निरंतर बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसीलिए परेशान है कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, ना मुद्दे बचे, ना नेता बचे हैं, ना कार्यकर्ता बचे हैं, और लगातार आ रहे हैं, और हारने के कारण, हारने के डर से वो बौखलाहट, वो इस तरह के तमाम इधर उधर की बातें हो रही हैं। मनोज पांडे जी, करीब 45,000 भूमिहार, करीब 40,000 यादव मतदाता पहले से ही बड़ी कह सकते कि कांटे की टक्कर है। ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि ए.के. शर्मा जी भी भूमिहार जाति से आते हैं और वहां पर वो भी मतलब जाहिर सी बात है कैबिनेट मंत्री, तो उनका भी एक प्रभाव है वहां पर। तो ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत टक्कर का है, बड़ा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मामला किसी एक तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा हो। मतलब पांडे दोनों तरफ बराबर है अभी तक का जो स्थिति नजर आ रही है। देखिए, जहां तक मुकाबले की बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकाबला कांटे का है। अभी मुकाबला कांटे का है। और अब मायावती जी के वोट, जो बहुजन समाज पार्टी के वोट है, जो दलित वोट है, वो दलित वोट कहाँ जाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। अभी 1 सप्ताह का समय है और दलित वोट जो है अंत में तय करेंगे जीत किसकी होगी, पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक अन्य दलों की बात है, तो समाजवादी पार्टी की बात है, लेकिन फिर भी सुधाकर सिंह जी जो है वो एक पीडीए से इतर जात से आते हैं, तो वोटों का बंटवारा जो भाजपा का वोट है, उसके कुछ वोट बैंक निश्चित रूप से सुधाकर जी को भी मिलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरी बिरादरी से आते हैं। तो वहां लड़ाई जो है, ओम प्रकाश राजभर जी हैं और वहां भूमिहार वोट भी है, लेकिन भूमिहारों का वोट अब ये मान के चले कि सुधाकर सिंह जी के अपने व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं, वो पुराने नेता है, कोई नए नेता नहीं है, तो उनका भी एक प्रभाव रहेगा। लेकिन अंततः बसपा का वोट भी तय करेगा कि चुनाव किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से, हिलाल जी ने भी स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक मतदाता पर काम करते हैं और वो प्रयास करते हैं, और ये उपचुनाव है और 80/80 की बात जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो नहीं चाहेगी, तो इसके लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये निश्चित रूप से आप मान के चले, और उनकी सरकार है तो निश्चित रूप से सरकार का भी लाभ मिलेगा। लेकिन अंततः परिणाम बसपा के वोटों पर, जो दलित वोट है उन पर ही तय होगा। दलितों का वोट भारतीय जनता पार्टी आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश त्यागी जी आपका, हिलाल नकवी जी आपका, करमवीर आजाद जी आपका, मनोज पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, रोहित अग्रवाल और दीपक रंजन भी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे घोसी के उपचुनाव की। घोसी के उपचुनाव में करो या मरो जैसी स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ इंडिया का गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन है, और घोसी का उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि आखिर इस चुनाव को कौन जीतता है। यही नतीजे तय करेंगे कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी, क्या एनडीए और क्या इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।